अध्याय 2320 मून लैंडिंग प्लान 1। बैठक 3 प्रमुख शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इस बैठक की मेजबान थी झंग यी की दाहिनी हाथ और प्रतिभाशाली सैन्य रणनीतिकार यांग एक्साइन, जिसे पूरी दुनिया क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट के नाम से जानती थी। वो आत्मविश्वास से खड़ी हुई, धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस सेंटर के मंच तक चली और बोलना शुरू किया। मैं इस घटना का विस्तार से जिक्र नहीं करूंगी, बस आसमान की ओर देखो, सब समझ आ जाएगा। अगर चांद का 100 किलोमीटर चौड़ा कोई टुकड़ा इस ग्रह की सतह पर गिरा, तो वही तबाही दोहराई जाएगी जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर युग को समाप्त कर दिया था। धरती के ज्यादातर इंसान मर जाएंगे और इस बार का प्रभाव पिछली बार से भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। चाहे हम भूमिगत दुनिया में छिप भी जाए, बच नहीं पाएंगे। वो ठहर कर बोली, जिस उल्कापिंड ने डायनासोरों को नष्ट किया था, उसका व्यास सिर्फ 10 किलोमीटर था। सोचो, अगर ये 100 किलोमीटर का टुकड़ा गिरा तो क्या होगा। सभागार का माहौल एकदम गंभीर हो गया। यांग एक्साइन की आवाज गूंजी, अब कोई भी ताकत इस संकट को अकेले नहीं सुलझा सकती। चाहे हमारे बीच कितने भी मतभेद रहे हों, अब हमें एकजुट होना ही होगा। हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा। कक्ष में किसी ने विरोध नहीं किया। बस पिछली पंक्ति में बैठा सिल्ला का प्रतिनिधि, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9900 पॉइंट्स तक थी, उठकर बोला, मिस क्वीन मदर ऑफ द वेस्ट, लेकिन हम करेंगे क्या? वो तो चांद है जो टूट रहा है। हमारी मौजूदा तकनीक में इतनी क्षमता कहाँ कि उसे रोका जा सके? यांग एक्साइन ने शांत स्वर में कहा, चांद यूं ही नहीं टूट रहा। इसके पीछे एक कारण है, और ये कारण कोलंबिया और जूनझेंग चर्च के प्रतिनिधि आपको समझाएंगे। केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी की शक्तियां ही द्रिक गॉड क्लैन के अस्तित्व के बारे में जानती थी। छोटे देशों के पास ऐसी जानकारी जानने की पात्रता ही नहीं थी। उन्हें अब तक लगता था कि दुनिया में सब कुछ शांत है, कोई रहस्य, कोई खतरा नहीं। यांग एक्साइन मंच से उतरी और इशारा किया कोलंबिया की ओर। कुछ ही पल में एक लंबा, भारी भरकम व्यक्ति मंच पर आया। वो 2 मीटर लंबा था, चौकोर चेहरा, सलीके से संवारे बाल और एकदम फिट टेलरमेड सूट। पर उसकी कलाई पर महंगी घड़ी, उंगली में पुरानी एंटिक रिंग और गले में झलकती दुर्लभ धातु की नेकलेस देखकर कोई भी पहचान सकता था कि वो धन का दीवाना है। ये बात हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस युग में पैसे की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। फिर भी नेचुरल साइंस एसोसिएशन के अध्यक्ष, कोड नेम एडम स्मिथ, धन के इतने प्रेमी थे। शायद ये उनकी किसी निजी आदत या शक्ति से जुड़ा था। बेंजामिन मॉर्गन मंच के किनारे जाकर खड़ा हुआ और बोला, एक सदी पहले जब कोलंबिया ने पहली बार इंसान को चांद पर भेजा था, हमने वहां के दूर वाले हिस्से पर एलियंस के निशान पाए थे। पूरा हॉल एकदम हक्का बक्का रह गया। पिछली सदी में सिर्फ 2 देशों ने ही वास्तव में मैन लूनर लैंडिंग पूरी की थी, कोलंबिया और हुएक्सू। बाकी देशों जैसे BAKJ, सिल्ला के पास वाला द्वीप, और भारत, हुएक्सू का पुराना पड़ोसी, ने भले ही चांद पर उतरने का दावा किया था, पर ठोस सबूत कभी नहीं दिए। इसलिए वैज्ञानिक जगत में उनके दावे को स्वीकार नहीं किया गया। बेंजामिन मॉर्गन की बात का मतलब साफ था। उन्होंने 100 साल पहले ही इस रहस्य की शुरुआत खोज ली थी, और तब से वो चांद पर कुछ अध्ययन कर रहे थे। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हम उन्हें एलियन कहते थे, पर सच कहूं तो हमारा उनसे संपर्क बहुत पुराना है। असल में वो भी इसी ग्रह से निकली एक सभ्यता है। जैसे भूमिगत सभ्यताएं धरती के नीचे छिपी है, वैसे ही उन्होंने चांद को अपना ठिकाना बनाया, कुछ विशेष नियमों से बचने के लिए। इसीलिए हमारे ग्रह का उपग्रह इतना असामान्य रूप से बड़ा है, और हमेशा उसका एक ही पक्ष हमें दिखाई देता है। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, वो है एक अत्यंत प्राचीन प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये कहकर उसने एक प्रोजेक्टर चालू किया।
हवा में कई तस्वीरें उभरी, कुछ पुरानी जो 100 साल पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने ली थी, और कुछ नई, चमकदार, जो हाल में खींची गई थी। उन तस्वीरों में लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हिला दिया। काले सफेद चित्रों में एक विशाल स्पेसक्राफ्ट चांद की ऊबड़-खाबड़ सतह पर किसी पहाड़ी की तरह पड़ा था, और उसकी छाया में कुछ मानवाकृति प्राणी दिखाई दे रहे थे। झंग यी ने गहरी सांस ली और कहा, अब ये बातें रहस्य नहीं रही। उन्होंने ऐसी कई विचित्र सभ्यताएं देखी थी। अब कुछ भी असंभव नहीं लगता था। कोलंबिया की ओर से खड़ी विंटर गॉडेस मोरना ने बाहें बांधते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो इसका मतलब कोलंबिया को पहले से पता था कि ये सब होने वाला है ना? मॉर्गन मुस्कुराया। मिस मोरना, क्या आपको लगता है कोलंबिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि भविष्य देख सके? हम बस अवलोकन कर रहे थे। हमारी सभ्यता तो चांद की सभ्यता के सामने बहुत ही प्राथमिक स्तर की है। बस इतना कह सकता हूं कि चांद पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका सीधा संबंध उस प्राचीन सभ्यता से है जो कभी इसी ग्रह से निकली थी। वो कंधे उचकाते हुए बोला, अगर ये प्राकृतिक आपदा है तो इंसान वाकई असहाय है, पर अगर ये किसी सभ्यता का किया हुआ है तो शायद अब भी उम्मीद बाकी है। झंग यी ने समझ लिया वो क्या कहना चाहता है। तुम कहना चाहते हो ये सब मून पीपल की वजह से हो रहा है? अगर हम उनसे संपर्क कर लें और पूछें कि चांद की सतह क्यों फट रही है, तो शायद इस आपदा को रोका जा सके। मॉर्गन ने सिर हिलाया। फिलहाल यही सबसे कारगर रास्ता दिखता है। अगर बातचीत से हल निकल आए तो चांद के टुकड़े उड़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? झंग यी ने थोड़ी सहलाई, सोचते हुए धीरे से कहा, पर तुम्हारा उन एंशंट मून सिविलाइजेशन से संपर्क है? बेंजामिन ने हल्का सा कंधा उचकाया। वो तो अजीब बात होगी, पर ये बिंदु। वो आधे शब्दों में रुक गया और जूनझिंग चर्च के प्रतिनिधियों की ओर देखने लगा, क्योंकि पोप अब बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी जगह उसका प्रिय मंत्री जॉर्ज विगिंस वहां मौजूद था। झंग यी और बाकी सबकी निगाहें उसी दिशा में मुड़ गई। क्या जूनझिंग चर्च का चांद की सभ्यता से कोई संबंध है? बेंजामिन मॉर्गन ने आंखें सिकोड़ते हुए अर्थपूर्ण आवाज में कहा, हमने 100 सालों की जांच में ये पाया है कि चांद की वो सभ्यता धरती पर मौजूद जूनझिंग चर्च से गहराई से जुड़ी हुई है। संभावना है कि जिन एंजल्स की ये बात करते हैं वो दरअसल वही मून पीपल है। चंद्रलोक, मून पीपल, भाग 2। इंद्र का चेहरा उस पल काला पड़ गया जब उसने राजेश की बात सुनी। मानवता को बचाने का इतना बड़ा कार्य अगर मेरे बिना ही पूरा हो गया तो फिर इंद्र का अस्तित्व ही किस काम का? क्या तुम चाहते हो कि पूरी मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ जाए? राजेश उलझन में बोला, पर आपने ही तो कहा था कि समस्या हल हो जाएगी। तो फिर भले ही आप न करें, कोई और करेगा। जमीन पर ही रहिए न, सुरक्षित रहेंगे। हम नहीं चाहते कि आप किसी जोखिम में पड़े। इंद्र का गुस्सा और भड़क उठा, क्योंकि भीतर से वो जानता था कि राजेश सही कह रहा है। भविष्य के घटनाक्रम सिर्फ मानव की इच्छा से नहीं बदलते। वो जिस भविष्य दृष्टि का स्वामी था वही उसके भाग्य का हिस्सा भी थी। कारण और परिणाम का नियम एकतरफा नहीं होता। कभी कभी परिणाम ही कारण बनता है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चांद की समस्या इंसानों द्वारा हल होगी ही। लेकिन इंद्र ऐसा भाग्य स्वीकार नहीं कर सकता था। वो ठाका मारते हुए बोला, नहीं, मुझे जाना ही होगा। ये एक सुनहरा मौका है पूरी दुनिया को दिखाने का कि हम कितने शक्तिशाली हैं। और धीरे से अपनी असली भावना को उजागर करते हुए बोला, और ये भी कि मैं इंद्र कितना महान हूं। राजेश ने चिंतित होकर कहा, पर अगर आप गए तो आपको भरत छोड़ना पड़ेगा। फिर आप हमारे करोड़ों श्रद्धालुओं की फेथ एनर्जी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, और वहां खतरा भी है। इंद्र कई महीनों से ध्यान में लीन था, पर राजेश और बाकी अधिकारी बाहर की दुनिया से पूरी तरह वाकिफ थे।
उन्हें पता था कि हुएक्सू किंगडम का झंग यी अब ब्लैक बिशप स्तर की शक्ति रखता है और उसने वुलुयन एम्पायर को एक झटके में परास्त किया था। ब्रिटानिया की तरफ एटलांटिस के तीसरे विजय अभियान में नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल ने असाधारण ताकत दिखाई थी। फ्रीमॉन्स ऑफ द नॉर्थ में आइचन्स का पुराना अड्डा मिला था, आर्कटिक ओशन के नीचे के प्राचीन खंडहर, जहां गॉडेस ऑफ विंटर मोरना और गॉड ऑफ थंडर अलेक्सी इवानोव खुद उतरे थे। पिछले 6 महीनों में उन्होंने बेहिसाब शक्ति पाई और अपनी सफलता का खुलकर प्रचार किया। यांत्रिक सभ्यता के युद्ध के बाद फ्रीमॉन्स ने भी भारी मात्रा में मैकेनिकल रैकेज प्राप्त किया और उनका राष्ट्रबल तेजी से बढ़ा। इसके मुकाबले में इंद्र अब बस भारत में सीमित था, अपने करोड़ों भक्तों की आस्था से शक्ति खींचते हुए। दूसरी ओर पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। चंद्र सतह पर हुए विशाल दरार की खबर फैल चुकी थी। किसी को नहीं पता किसने फैलाई, पर अंदाजा था कि यह मिस्टीरियस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन टोंग का काम था। हर समाचार चैनल, हर नेटवर्क उस विषय से गूंज उठा। अब कोई भी साफ आसमान में रात को देख सकता था। बस एक हाई पावर ऑप्टिकल टेलीस्कोप से झांकिए और वो भयानक दरार स्पष्ट दिखाई देती थी। पूरी मानवता में भय की लहर दौड़ गई। वेस्टर्न यूरोप, बिथरैम, द होली सी हेडक्वार्टर्स, पोप अलेक्जेंडर एक्स प्लेटिनम कढ़ाई वाले वस्त्र में अपनी पैपल थ्रोन पर बैठे थे। उम्र लगभग 100 वर्ष, झुर्रियों से लिपटा चेहरा, बेजान पलकों के नीचे बुझी आंखें और त्वचा पर मौत के निशान जैसे भूरे धब्बे। लेकिन फिर भी वो इस युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनके एक शब्द पर दुनिया के करोड़ों आस्तिक अपने प्राण न्योछावर कर सकते थे। उनके बगल में सुनहरे बालों वाला एक युवा खड़ा था, दिव्य आभा से घिरा, और सीढ़ियों के नीचे 2 लोग घुटनों पर झुके थे। नाइट ऑफ वॉर कोरी ओरायन, जिसे फादर ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है, और प्लेग नाइट सिस्टर ब्रिटनी लेबनिस, शोक वस्त्रों में लिपटी, गंभीर पर शांत। पोप की मध्यम आवाज गूंजी, चांद पर हुए परिवर्तन। ये परमेश्वर का संकेत है। ये कोई आपदा नहीं, बल्कि हमारे लिए एक दुर्लभ अवसर है। फिर उन्होंने स्वर कठोर किया, लेकिन कुछ द्रोही इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? सफेद बालों वाला उग्र पादरी दांत भींचकर बोला, कहने की जरूरत नहीं, पवित्र पिताश्री, मुझे जाने दीजिए। मैं उन सभी विधर्मियों का अंत कर दूंगा। सिस्टर लेबनिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह घटना पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर हमने जल्दबाजी की तो पलटवार झेलना पड़ सकता है, इसलिए यह अभियान बेहद सोच समझ कर चलाना होगा। पोप अलेक्जेंडर एक्स ने अपने झुर्रियों भरे हाथ से ठुड्डी सहलाई। कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हमें चांद पर जाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और अपने साथ बुक ऑफ रेवलेशन ले जाओ। जो भी हमारे रास्ते में आए उसे भगवान से मिलने भेज दो। यस, योर होलिनेस। कोरी ओरायन ने हाथ सीने पर रखे, आंखों में चमक लिए बोला। सिस्टर लेबनिस ने भी श्रद्धा से सिर झुका दिया। तभी पास खड़े सुनहरे बालों वाले युवक ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन आपकी महिमा, सिर्फ इन दोनों से उन विदेशी शक्तिशाली अस्तित्वों का सामना करना कठिन होगा। पोप हल्के से मुस्कुराए, इसीलिए तो मैंने इन्हें चुना है। इस मिशन के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि भी चाहिए। उन्होंने अपना दाया हाथ फैलाया। क्षण भर में उनकी हथेली में स्वर्णिम दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक प्राचीन पर्चमेंट स्क्रॉल निकला, बुक ऑफ रेवलेशन। फिर सबकी आंखों के सामने वो पवित्र पुस्तक 2 प्रतियों में विभाजित हो गई और धीरे धीरे दोनों के सामने तैरती हुई आ पहुंची। बुक ऑफ अपोकलिप्स का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था, वो श्रद्धा का साक्षात रूप थी। जुंझेंग चर्च की हजारों वर्षों की आस्था और परंपरा का सार। उसकी शक्ति की कल्पना करना भी असंभव था, और सिर्फ सबसे सच्चे भक्त ही उसकी असली शक्ति को जागृत कर सकते थे। दोनों पवित्र योद्धाओं ने झुककर
श्रद्धापूर्वक बुक ऑफ रेवलेशन को थामा और आस्था से भरे कदमों के साथ वहां से निकल गए। मून लैंडिंग प्लान भाग 3। झंगी ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और तुरंत मंच पर खड़े विगिंस की तरफ देखा। उसने ठंडे स्वर में पूछा, इसके अलावा क्या? यहां कहीं भी साफ नहीं लिखा कि सील में क्या गड़बड़ हुई। समाल 7 डेडली सिंस में से एक, उसकी स्थिति क्या है? क्या उसका सील टूटने का कोई खतरा है? और वो विशाल दरार, क्या उससे चांद के टुकड़े इस ग्रह की सतह पर गिर सकते हैं? झंगी जानता था कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। चांद की अपनी ग्रेविटी होती है, इसलिए सामान्य रूप से उस पर इतनी बड़ी दरार नहीं आ सकती, और अगर आती भी है तो वो अपने आप ग्रह की ओर नहीं गिर सकती, जब तक कि भीतर से कोई भयावह शक्ति विस्फोट न कर दे, इतनी जबरदस्त कि उसे अंतरिक्ष में धकेल दे। और यह स्पष्ट था कि जिस जगह पर सील था, वो दरार ठीक उसके नीचे थी। विगिंस ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, हमें भी नहीं पता। चांद पर जो एंजल्स हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। वो हमें ऑरेकल भेजते हैं, लेकिन हम उनसे अनंत सवाल नहीं पूछ सकते। हमने उनसे इस घटना के बारे में संपर्क किया था, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। झंगी का चेहरा और गंभीर हो गया। मतलब वो खुद भी संभल नहीं पा रहे हैं, है ना? विगिंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। केओस, हमारे एंजल्स के लिए थोड़ा सम्मान दिखाइए। झंगी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। होठों पर हल्की मुस्कान थी। बस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसका इतिहास लंबा है। अभी तुम वही पुरानी भक्तों वाली चालें चला रहे हो। मुझे लगता है तुम भूल गई कि मैं कौन हूं। वो दूसरे जेनरेशन के देवताओं और तीसरे जेनरेशन के डीमन गॉड्स से सीधे टकरा चुका था। चौथी जेनरेशन के यहूया लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। विगिंस ने उसे घूरा, पर मिशन याद आते ही खुद को रोका। झंगी से उलझना अभी उसके लिए अच्छा फैसला नहीं था। उसने गहरी सांस ली, उसे तिरछी नजर से देखा और मंच से उतर गया। अब तीनों मुख्य शक्तियों की बातें खत्म हो चुकी थी। मंच पर हलचल बढ़ने लगी। अब बारी थी मुख्य चर्चा की। सबको जल्द से जल्द यह तय करना था कि चांद पर आए इस बदलाव से कैसे निपटा जाए, क्योंकि यही तय करेगा कि मानव जाति का भविष्य कैसा होगा। छोटे देशों की आवाज सबसे ज्यादा ऊंची थी, डर से भरी हुई। अगर यह आपदा सच में आई तो उनके पास ना तो अंतरिक्ष में जाने की तकनीक थी, ना ही पृथ्वी के अंदर इतने गहरे सुरक्षित आश्रय बनाने की क्षमता। कम से कम 10,000 मीटर नीचे अगर शेल्टर न बने तो वो किसी भी हालत में इस टक्कर से नहीं बच पाएंगे। भीड़ में शोर गूंज रहा था और झंगी अपनी टीम के साथ नई जानकारी को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसी समय एक कोने से एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उठा। उसका चेहरा इलेक्ट्रॉनिक ब्लर से ढका हुआ था, जैसे कोई मोज़ेक, पर उसके सूट, सलीके से संवारे बाल और उसके चलने के अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो एक उच्च दर्जे का व्यक्ति है, कोई साधारण नहीं। वो धीरे धीरे कमरे के केंद्र तक आया और बोला, सभी लोग ध्यान दें, सोचने का समय अब नहीं है। विनाश की ये आपदा किसी भी क्षण हम पर गिर सकती है। हम भले ही ऐसा महसूस करें कि हमारे पास विकल्प है, लेकिन सच्चाई ये है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। हमें चांद पर उतरना होगा, परिवर्तन के स्रोत को ढूंढना होगा और उसे समाप्त करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है। झंगी ने तुरंत उसे पहचान लिया। हालांकि उसने उसे कभी देखा नहीं था, पर उसका नाम बार बार सुना था। वो था टोंग ऑर्गेनाइजेशन का वर्तमान प्रमुख, तैंदार लेवल सुप्रीम इंस्पेक्टर, जिसे दुनिया मिस्टर मॉन्डलवुड के नाम से जानती थी। क्या ये उसका असली नाम था? कोई नहीं जानता, पर पिछले कई दशकों में उसने अपार शक्ति हासिल कर ली थी और दुनिया के अनेक अभिजात वर्ग के लिए वो एक देवता जैसा प्रतीक बन चुका था। टोंग ऑर्गेनाइजेशन का आकार भले ही जुंझेंग चर्च जितना न हो, पर उसका प्रभाव लगभग उतना ही गहरा था। राजनीति, व्यापार, विज्ञान, कला,
हर क्षेत्र में उसके सदस्य फैले हुए थे। मॉन्टेस्क्यू की आवाज में वो शांत शक्ति थी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। चांद अपनी गति नहीं बदलेगा, चाहे हम लाख मीटिंग कर लें। मून लैंडिंग, यही एक रास्ता है। कोलंबिया की ओर बैठे बेंजामिन मॉर्गन ने अपना सूट सीधा किया और शांत स्वर में कहा, मैं मिस्टर मॉन्टेस्क्यू की राय से सहमत हूं। हमें चांद पर जाना ही होगा। वहां जाकर इस आपदा के स्रोत का पता लगाना होगा। तभी हम मानवता को बचाने का निर्णय ले पाएंगे। पहली और दूसरी श्रेणी की शक्तियां चुप थी, क्योंकि उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया, वर्तमान तकनीकी स्तर के साथ चांद पर पहुंचना तो संभव है, पर वहां सर्वाइव करना कैसे होगा? मून सरफेस पर हवा नहीं, दबाव नहीं और ग्रेविटी भी बेहद कम। यहां तक कि इप्सिलॉन लेवल का सुपर ह्यूमन भी वहां कमजोर पड़ जाएगा। मॉर्गन शांत रहा। हमने पहले से तैयारी की है। हमारे पास बेस्ट स्पेस सूट्स हैं जो मनुष्य को ल्यूनर एनवायरनमेंट के अनुसार अडेप्ट करा सकते हैं। फिर उसने आत्मविश्वास से हाथ मेज पर रखे और कहा, इसलिए मैं आशा करता हूं कि अन्य राष्ट्र इस मून लैंडिंग मिशन में हमारा सहयोग करेंगे। झंग यी के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। मॉर्गन का मतलब साफ था, कोलंबिया इस मिशन की अगुवाई करेगा। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि झंग यी के पास पहले से ही कैंग्योन ट्राइब और वुलुयन एम्पायर की टेक्नोलॉजी थी। उनके 3 सुपर बैटलशिप्स सी, लैंड, एयर और स्पेस हर जगह सक्षम थे। कैंग युअन लोग तो सितारों और आकाश गंगाओं को जीतने के मिशन पर भी जा चुके थे। अगर उन्होंने ये न पाया होता कि ब्रह्मांड खुद एक विशाल प्रयोगशाला है और सिर्फ पृथ्वी के आसपास का क्षेत्र सुरक्षित है, तो शायद वो आज पूरे ब्रह्मांड में बस चुके होते। झंग यी ने शांत स्वर में कहा, हमारा हुएक्सो नेशन भी स्वतंत्र रूप से चांद पर उतरने में सक्षम है। हम चाहें तो कुछ देशों के शक्तिशाली एलियंस को साथ ले जा सकते हैं, पर इसके लिए हमें आपसे कुछ एनर्जी मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। भीड़ में हल्की हलचल हुई। अब लोगों की नजरों में झंग यी का सम्मान और बढ़ गया, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा में फ्यूल ही सबसे बड़ी चुनौती थी। मॉर्गन ने झंग यी की ओर गहरी नजर डाली। कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन सोचा कि हुएक्सो नेशन की तकनीक आखिर कितनी आगे पहुंच चुकी है। बैठक का निष्कर्ष साफ था। मून लैंडिंग मिशन तय हो चुका था। चांद पर जाने की न्यूनतम योग्यता इप्सिलॉन लेवल एलियन, और इस मिशन की विस्तृत योजना अगले 7 दिनों में तैयार की जाएगी।